हाँ जी, सबने दिया था संडे वाला टेस्ट? कोई ऐसा है जो नहीं दे पाया? वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेइंग कि मैम हमने दिया है। वेरी गुड बच्चे, दैट्स गुड। कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? हाउ वाज इट? यस मैम, गिवन। दैट्स गुड। बेकार गया टेस्ट 500? अच्छा, बायो वाला पार्ट तो नहीं बेकार जाना चाहिए, आई एम श्योर। फोटोसिंथेसिस तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। बायो का सही था, बाकी पार्ट सही नहीं था। ओके ओके, चलो इन टेस्ट से एटलीस्ट आप लोगों को ये पता लगता रहता है कि हमें कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एक तरह से अच्छा ही है कि वी गाइस इंट्रोस्पेक्ट, हम अपना देखते हैं कि हमें कहाँ मेहनत करना चाहिए। ओके, किसी को केमिस्ट्री में टाइम लग गया, किसी को फिजिक्स मुश्किल लगी, बायो अच्छी गई सबकी। केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड था। ओके, सो इट मीन्स आप लोगों को थोड़ी सी केमिस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो बायो का कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था जिसमें आप लोगों को डाउट था? मैंने क्वेश्चन पेपर खोल दिया है, सो इन केस यू गाइस हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रॉल कर दूंगी। कोई डाउट किसी को है तो नहीं? बायो वाज क्वाइट इजी। ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ, आप लोगों को ना थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैंने भी कर दिया। आप लोगों के पास भी होगा क्वेश्चन पेपर कि नहीं? तो आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव एनी डाउट, है ना? मतलब अच्छा गया, है ना? फोटोसिंथेसिस एंड अच्छे से क्लियर हो गया। दैट्स गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। तो फिर मैं इसको अब स्क्रीन को बंद करके हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें, फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर। व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। ओके ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। डेफिनेटली, ठीक है। ओके, तो अब आप लोगों को पता तो लग गया होगा द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस से तो काफी इजी है। देखो, अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझ आ गया ना अच्छे से, तो यू विल नॉट फाइंड मच डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर। तो ये आपको कंपैरेटिवली इजी ही लगेगा अगर वो समझा हुआ है, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट चलने वाला है ये। जो जो चीज हमने फोटोसिंथेसिस में की थी, इससे उल्टा हम रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों की नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, मौसम ही इतना ठंडा चल रहा है। and I was not able to take your class, but I hope कि आप लोगों की लास्ट क्लास अच्छी गई, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। थैंक यू निधि। हाँ जी, अब तो मैं काफी बेटर हूँ, बट यस लास्ट क्लास में आई वाज नॉट दैट वेल, तो मैं नहीं ले पाई थी क्लास। तो सॉरी, आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना आई हो, आई होप। अच्छा, कामरुद्दीन ने भी नहीं ली थी। ओके, थैंक यू दीपक जी। ओके, तो सबसे पहले जरा हम फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बार पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं है, मतलब याद करते हैं हमने क्या किया था। तो बेसिकली इस प्रोसेस में बच्चों हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में?
रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले एक लिंक बनाना पड़ेगा ना फोटोसिंथेसिस के साथ, तो वो लिंक बनाते हैं, देखते हैं क्या है लिंक। जो फोटोसिंथेसिस थी उसमें क्या था, ये जो हमारे प्लांट्स थे, दे वुड यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करते थे, प्लस व्हाट एल्स वुड दे नीड, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन या CO2, CO2, वाटर, बिल्कुल ठीक है, टू मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे, प्लस कुछ वाटर रिलीज करते थे। अब ये जो खाना बनाया प्लांट्स ने, प्लांट्स की खासियत क्या है, यही तो कि पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को ये खाना खिलाते हैं। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, यस और नो। और कोई भी ऐसा प्लांट्स और एल्गी और कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपना खाना खुद बना सकता है। हाँ, कुछ केमी वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स को छोड़ के कोई हेटेरोट्रॉफ ऐसा नहीं है जो अपना खाना बना सकता है, ठीक है। तो इन्होंने पूरी दुनिया को खाना खिलाना है, ठीक है। यही वो ग्लूकोज, यही वो फूड है जो प्लांट्स स्टोर कर लेंगे अपनी बॉडी में, रूट्स में, फ्रूट्स में, स्टेम में, ठीक है, इन ऑर्डर टू फीड दी वर्ल्ड। लेकिन खुद भी तो उनको एनर्जी चाहिए, खुद भी तो प्लांट्स ने बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, प्लांट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उसके लिए प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए। तो कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो ये प्लांट पूरी दुनिया के लिए बनाता है, एटलीस्ट इतना तो इसको हक है कि कुछ अमाउंट ऑफ फूड ये अपने लिए यूज करे, उससे खुद को एनर्जी प्रोवाइड करे, बिल्कुल। कुछ एनर्जी का हक तो प्लांट का भी बनता है ना, पूरी दुनिया को खाना खिलाएगा, खुद ही नहीं, खुद को ही एनर्जी नहीं मिलेगी तो पूरी दुनिया का क्या फायदा करेगा प्लांट। तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्लांट जो है वो यूज करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज एनर्जी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें से अपना ही बनाया हुआ ग्लूकोज प्लांट ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी वो पैसा है जो प्लांट को चाहिए। और व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी, बिल्कुल दीपक, वेरी गुड फातिहा एंड मेघा, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट हाफ है फोटोसिंथेसिस वाला हम कर चुके हैं, इन डिटेल सब कुछ बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि खाना कैसे बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स उस खाने को किस तरह से ब्रेक करके अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, अपने लिए, टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज जो उनको जरूरी है सस्टेन करने के लिए। तो वो कैसे ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी, CO2 और वाटर बनाएंगे, ये हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ये क्लियर हुआ दैट व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, मनवेंद्र कुमार ने, इट इज वैभव, वैभव गलती से हैंड रेज हुआ है और यू वांट टू से समथिंग, ओके ओके ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगर हमें ये पता लग जाए ना कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, आधी दिक्कत तो वहीं हल हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो रेस्पिरेशन है इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो एनर्जी है, कि एनर्जी कहाँ कैसे रिलीज होगी भाई, ये जो ग्लूकोज है ये कार्बन का बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे कार्बन के बॉन्ड्स हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि इन बॉन्ड्स में बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी होती है। जब बॉन्ड बनता है तो बहुत सारी एनर्जी यूज करके बनता है, तो जब बॉन्ड टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना ये आप। तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी आ कहां से रही है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करके आ रही है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये भी पता होना चाहिए एटीपी बन रहा है भाई, कैसे बन रहा है,
इट इज बाय ब्रेकिंग ऑफ दीज बॉन्ड्स। और ये एनर्जी प्लांट कहाँ यूज करता है? एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्ट में, मूवमेंट में। अरे प्लांट मूवमेंट करता है, मूवमेंट क्यों लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, ये सब तो माना, प्लांट तो मूव नहीं करता। लेकिन प्लांट के अंदर सब्सटेंसेस तो मूव कर रहे हैं, प्लांट के अंदर तो चीजें मूव कर रही हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो हमारा फूड बनता है, फूड फ्लोएम में जब ट्रांसलोकेट होता है, वो भी एक एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल फाकिया ने सही कहा, फूड ट्रांसलोकेशन, ये फूड की मूवमेंट ही है, उसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एनर्जी प्लांट को कहाँ से मिलती है? खुद की फूड की रेस्पिरेशन करके, अपने बनाए हुए ग्लूकोज की रेस्पिरेशन करके एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस से फूड बना, रेस्पिरेशन में वही फूड ब्रेक हुआ। हाँ जी निमेश जी, लेट हो गया आप, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट हमने रेस्पिरेशन चैप्टर बड़ी अच्छे से शुरू किया था। अब आप लोगों ने थोड़ी सी स्टार्टिंग मिस कर दी है उस चैप्टर की, कहीं गया हुआ था। ओके, अभी तो बेसिक ही पढ़ा है हमने, कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ा, मेन टॉपिक तो अभी आना है, तो डोंट वरी। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, किस चीज की रेस्पिरेशन होती है? अब देखो, हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में तो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वी कंज्यूम फैट्स, वी कंज्यूम ऑर्गेनिक एसिड्स भी हमारी बॉडी में बनते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है? वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे बेस्ट अमाउंट ऑफ, अगर ब्रेक डाउन करना है, सबसे इजीली ब्रेक डाउन करना और सबसे अच्छे अमाउंट से एनर्जी को रिलीज करना, दिस इज द बेस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मोस्ट कॉमन है और ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड सबस्ट्रेट होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देनी जरूरी थी। प्रोटीन्स को यूजुअली हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, प्रोटीन्स ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है। वाई? क्योंकि इसमें से अमोनिया रिलीज होती है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनने लग जाते हैं, तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से ज्यादा एनर्जी नहीं बनाते। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज होते हैं। हम ये सोचते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब भी तो सांस लेना ही है और रेस्पिरेशन का मतलब भी सांस लेना है। छोटे होते हमें यही लगता था ना, छोटे होते से हम लोग यही सोचते आ रहे हैं। वी गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। लेकिन कौन बताएगा इनमें डिफरेंस क्या होता है? हु विल टेल एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज? हाँ जी निमेश, माइक में बोलिए। ब्रीदिंग मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का इनटेक, हाँ जी, और मैम रेस्पिरेशन हुआ कि उसके एनर्जी में कन्वर्ट करना, इनटेक ऑक्सीजन दोनों हुआ। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आंसर्स भी देख रही हूँ चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही दिए हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ इनहेल और एक्सहेल, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। इनहेल एक्सहेल, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग है। ठीक है, जैसे कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें, किसी का मैं नोज बना रही हूँ, मेरे डायग्राम बहुत गंदे हैं, प्लीज डोंट जज मी ऑन दिस। सो ये अगर किसी ने ऑक्सीजन लिया, इनहेल किया, देन इट गोज टू लंग, वहां पे एल्वियोलाई से क्या हो रहा है? एल्वियोलाई से ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, CO2 वापस लंग्स में चली जाती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये ब्रीदिंग है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से कहां पर जाती है? ब्लड में से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट गोज इनटू द सेल, सेल में जाती है ये, वहां जाकर जो ऑलरेडी हमारा फूड पड़ा होता है, ये उस फूड पे एक्ट करती है और क्या करती है? फूड को ब्रेक करती है। फूड को ब्रेक करके क्या बनाते हैं? एनर्जी बनती है। तभी तो हम जिंदा हैं। हम खाना खाते क्यों हैं? व्हाई डू वी ईट फूड?
हम कहते हैं खाने से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, तो वो ताकत क्या है? उस खाने को कौन ब्रेक कर रहा है? ये ऑक्सीजन जो है वो उस खाने को ब्रेक कर रही है सेल के अंदर। दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो ब्रेकडाउन है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो। इट कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट कैन बी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये आप लोगों ने अपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेसेस में डेफिनेटली पढ़ी होगी। इसमें अभी तक कुछ हमने नया कुछ खास नहीं पढ़ा, ये सब कुछ हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ नया नहीं पढ़ा। तो ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। एरोबिक और एनारोबिक के बारे में जरा सा देख लेते हैं। एरोबिक का मतलब है खाने को पूरी तरह से ब्रेक करना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरी तरह से ब्रेक कर देना छोटे 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 टुकड़ों में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू रिलीज CO2। 3 चीजें एरोबिक में बस याद रखनी है, पूरी तरह से फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और CO2 बन रही है। एनारोबिक में क्या हो रहा है? एनारोबिक में इनकम्प्लीटली ब्रेक हो रहा है और बनता क्या है? अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक एनारोबिक इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप, इसके 3 पार्ट्स कह लो, 3 स्टेप्स कह लो। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज ETS। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जस्ट कुछ टाइम में, ठीक है। बट ये पता लगा कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पता लगा। किसी को एरोबिक एनारोबिक में डाउट? इतना जहां तक अभी तक हमने जो किया वो क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चों, बीच में आप लोग लीव मत करना, मुझे यहाँ पे पता लग जाता है कौन लीव कर रहा है और कौन लीव करके दोबारा जुड़ रहा है, ठीक है। एनारोबिक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे। एनारोबिक में आपने देखा होगा कि हमारे जो इनफैक्ट हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, उनको वहां तक ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिकली अपना रेस्पिरेशन करते हैं, बट उनमें इतनी एनर्जी नहीं बनती जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्लांट्स जो है, अब ब्रीदिंग की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, अभी हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज कहाँ से होता है। तो ऑब्वियसली इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं हमारी तरह, लंग्स नहीं है इनमें, एल्वियोलाई, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ नहीं है हमारे लिए। तो ब्रीदिंग में है ना, लंग्स आर इन्वॉल्व, ब्लड इज इन्वॉल्व, नॉस्ट्रिल्स, ये सब कुछ पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। प्लांट का तो हर सेल ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है। तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? 2 चीजों से, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स। ये आपको पता होना चाहिए। स्टोमेटा क्या है, डिफरेंस पता है आप लोगों को स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स में? कौन बताएगा डिफरेंस? नहीं पता स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स में? किसी को भी नहीं पता? देखिए स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज अ स्मॉल, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, वेरी गुड। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ में। देखो लीफ के जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे, लीफ में जहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है, वो स्टोमेटा है। जो स्टेम्स में कुछ स्टेम होते हैं, उस स्टेम में भी स्मॉल पोर्स होते हैं, स्टेम वाले पोर्स को हम लेंटिसिल्स बोलते हैं। स्टेम में, टू बी प्रिसाइज, हम स्टेम कह सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ एयर स्पेसेस होती हैं जिनसे एयर अंदर आ सकती है, तो वो लेंटिसिल्स होते हैं।
स्टोमेटा तो हम सबको पता है ना, हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं स्टोमेटा। तो लेंटिसिल्स आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन स्टेम, या नोड्स भी कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि प्लांट्स में आज तक कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम इवॉल्व क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें इवॉल्व की है ना प्लांट में, जैसे फोटो रेस्पिरेशन होती थी तो उससे बचने के लिए C4 मैकेनिज्म बना लिया, कैम पाथवे बना लिया, इतना कुछ इवॉल्व कर लिया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं इन्होंने इवॉल्व कर लिया? लंग्स क्यों नहीं बन गए इनमें? लंग्स, गिल्स, कुछ तो बनता। क्यों? क्योंकि प्लांट का हर पार्ट, प्लांट का हर सेल अपनी गैसियस एक्सचेंज की नीड का खुद ध्यान रख सकता है। हमारी बॉडी के हर सेल खुद ऑक्सीजन नहीं ले सकता। हमारी बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन ब्लड को पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन प्लांट का जो हर पार्ट है वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। प्लांट इतना इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और दूसरा है कि इधर से उधर गैसेस ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि हर पार्ट खुद ही गैसियस एक्सचेंज कर लेता है ऑलमोस्ट। और प्लांट्स की ज्यादा डिमांड भी नहीं होती है गैस एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए उनको आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी लंग्स, ब्लड, इन सब चीजों की। ओके, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन, हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, क्या बला है ये चीज, ठीक है गाइस। चलिए, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं हम। इसमें आप लोगों का फोटोसिंथेसिस वाला काफी पार्ट हम रिवाइज करेंगे। आपका एक बड़ा टेस्ट होने वाला है, परीक्षा होने वाली है आप लोगों की। ये हमारा सेल है, दिस इज अ सेल, नॉर्मल सेल, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अपने सेल में हम क्लोरोप्लास्ट बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है ना, बिल्कुल। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते थे? व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर? थाइलाकॉइड। बहुत सारे बच्चे इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। इज इट अ थाइलाकॉइड? ये पूरा स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है? ग्रैनम, वेरी गुड दीपक, ये ग्रैनम है। नो डाउट थाइलाकॉइड ऊपर स्टैक हुए हुए हैं एक के ऊपर एक, बट पूरा स्ट्रक्चर तो ग्रैनम है ना। हाँ, ये इंडिविजुअल एक पार्ट इसका थाइलाकॉइड है। तो इसमें क्या होता था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? ये सपोज हम सन बना लेते हैं, सूरज देवता। जब लाइट फॉल करती थी थाइलाकॉइड पे, तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा था थाइलाकॉइड की एक्चुअली मेम्ब्रेन में हो रहा था ना, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हो रहा था। दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे। कौन से दो प्रोडक्ट्स थे वो? लाइट रिएक्शन। चलिए, ये तो वो आपके टिप्स पे है। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग बहुत इजीली बता सकते हैं। क्या बनता था फोटोसिंथेसिस में? प्रोडक्ट्स। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सोने नहीं दूंगी मैं आप लोगों को। डोंट थिंक कि आप लोग सो सकते हैं मेरी क्लास में। मैं बहुत आंसर्स मांगती हूँ। बिल्कुल, ATP एंड NADPH, बिल्कुल, वेरी गुड। एक ATP बन रहा था और NADPH बन रहा था। फिर ये दोनों कहाँ यूज हो रहे थे? ये दोनों यूज हो रहे थे C3 साइकिल में, डार्क रिएक्शन में। बिल्कुल फाकिया, वेरी गुड। C3 रिएक्शन में हु वाज द हीरो? मेन हीरो कौन होता था जिसकी एंट्री होती थी इन दी C3 साइकिल? एंट्री कौन यूटिलाइज हो रहा था? RUBP तो रिसीव करता था, यूटिलाइज कौन हो रहा था? ठंड हो रही है, सोने दो। अरे नहीं, ऐसे कैसे सोने दो? मैं भी आप लोगों के साथ बैठी हूँ, आप लोग भी बैठ कर पढ़ेंगे। CO2, वेरी गुड मेघा। तो CO2 आती थी, वहां से ATP NADPH आता था, उनको रिसीव करते थे RUBP, ठीक है। और क्या बनता था, क्या बनता था, जल्दी से बताइए। अरे खाना बनता था, जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आप इमीडिएट प्रोडक्ट, हाँ इमीडिएट ऑफ कोर्स PGA बनता था। फाइनल प्रोडक्ट फूड बनता था, इसमें से ग्लूकोज बनता था। बिल्कुल, आप भी सही थे। 3 PGA, आप C3 साइकिल बताने लग गए थे।
ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट बना। अब मैंने आपको कहा ये होगी फोटोसिंथेसिस, दिस वाज आवर फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन हो गया, डार्क रिएक्शन हो गया, खाना बन गया। अब इस खाने को, मैक्सिमम खाने को तो क्या होता था, प्लांट स्टोर कर लेता था। मैक्सिमम खाना तो प्लांट स्टोर कर लेता है, रूट्स में स्टोर कर लेता है, स्टेम में कर लेता है, लीफ में दे देता है, कहीं ना कहीं बांट देता है, ठीक है। लेकिन अपने लिए भी तो उसको कुछ चाहिए, अपने लिए भी तो उस फूड का कुछ करना है उसने, तो फिर क्या करता था, जो अपने लिए फूड चाहिए उसका वो ब्रेक डाउन करता था। अभी जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, इसके लिए एक और नया ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। कौन सा ऑर्गेनेली है ये, क्या बनाने जा रही हूँ मैं, इसकी भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, अंदर वाली कुछ ऐसी दिखती है, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल सही। ठीक है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है इसकी फोल्डेड है, और इन फोल्ड्स को क्या कहते थे, जरा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट का। इंटरनल फोल्ड्स को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टे नाम सुना है, ये जो फोल्डिंग्स हैं दीज आर क्रिस्टे। वेरी गुड मेगा, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, पहले रुको रुको रुको, अभी ग्लूकोज सीधा इतना भी वो नहीं है, पढ़ा हुआ है ना ये आप लोगों ने। ये जो ग्लूकोज है ये इमीडिएटली यहाँ नहीं जाता, इसका देखो, एक होता है किसी चीज को बिल्कुल एकदम से मार देना, एक होता है उसको टुकड़ों टुकड़ों में मारना। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमने एनर्जी निकालनी है ना, प्लांट ने एनर्जी निकालनी है, तो वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे टुकड़ों में निकालता है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, इट इज ब्रोकन इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरूवेट। ग्लूकोज सीधा नहीं जाता माइटोकॉन्ड्रिया में, इतना ग्लूकोज वो नहीं है, ग्लूकोज सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ग्लूकोज पहले किस में ब्रेक होगा, 3 कार्बन के कंपाउंड पायरूवेट में, ठीक है। ये 3 कार्बन के 2 पायरूवेट बन जाएंगे ग्लूकोज से, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां पर हो रही है, ये सेल का कौन सा एरिया है, वेयर इज इट टेकिंग प्लेस, बताइए 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 जल्दी से, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। वेरी गुड मेगा, सो इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं डायग्राम बनाकर स्पेशली दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला भी आधा हो गया, पायरूवेट का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, हमने उसका फॉर्मूला तो नहीं देखना, कैसे बनेगा भी करेंगे हम, वी विल बी डिस्कसिंग दिस, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सबको हम। इतना समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है, और हमें लगता है कि ग्लूकोज बना नहीं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, सारी की सारी रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, उसका एक पार्ट ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। सारी की सारी रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है, जस्ट मेक इट अ पॉइंट। अब ये जो पायरूवेट बना है, दिस पायरूवेट गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एक साइकिल चलाता है, जैसे वहां पे हमारा एटीपी एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बनता था, वो C3 साइकिल में चला जाता था, वैसे ही यहाँ पर ये जो पायरूवेट है ये अंदर जाकर एक साइकिल में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल होगा। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, देखो इस ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे। इसमें बनता क्या है ग्लाइकोलिसिस में, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, एक मिनट। पहले ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं, यहाँ पर 2 एटीपी बनते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बनता है NADH। ये जो NADH है ना बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन NADH एंड NADPH।
NADPH फोटोसिंथेसिस में था, इसमें P है ना, P से याद रखना है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा था एज ए रिड्यूसिंग पावर। जो NADH है ये रेस्पिरेशन में बनता है। NADH का रोल रेस्पिरेशन में है। इसका रोल होता क्या है ये एक्चुअल में तो हम आगे आगे जाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी कुछ चीजें ना आपको स्टार्टिंग में बताऊंगी, आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। बट NADH का आपने ये याद रखना है, NADH इज लाइक अ चेक। ATP क्या है? ATP कैश मनी है। प्लांट की ये जो हमारा सेल है, सेल की जो भी एनर्जी है, वो जितनी भी अमानत है वो ATP है, करेंसी ATP है ना, तो कैश है ATP। NADH और FADH2 ये ऐसी दो चीजें चेक है। इनको क्या करना पड़ता है? चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट करवाना पड़ता है और फिर हम उसका कैश निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो NADH है इससे हमें 3 ATP मिलते हैं। एक NADH से 3 ATP मिलेंगे। ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, एक बार ये क्रेब्स साइकिल देख लो। इस क्रेब्स साइकिल में हमें ATP मिलेगा, हमें NADH मिलेगा और हमें FADH2 मिलेगा। अब आप कहोगे कि मैम हमें तो ATP से मतलब है ना, ये NADH FADH2 हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है। तो ये जो NADH और FADH2 हैं, इनसे ATP बनानी है तो जब चेक से कैश निकलवाना पड़ता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? अगर कोई चेक है हमारे पास, उस चेक को हमने कैश में कन्वर्ट करना है, वेयर डू वी गो टू द बैंक। तो अब हमें इस NADH और FADH2 में से ATP एक्सट्रैक्ट करना है। समझ आ रही है ये चीज? क्रेब्स साइकिल में 3 चीजें बन रही है, ATP बन रही है लेकिन उसके साथ NADH और FADH2 बन रही है। ये NADH और FADH2 आगे ATP बनाएगा, तो उस ATP को बनाने के लिए हमें उसको कहीं बैंक में तो लेके जाना पड़ेगा ना, बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तभी उसमें से हमें ATP निकलेगा। तो वो जो बैंक है दैट इज आवर थर्ड पार्ट, जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ETS। ये ETS वो बैंक है जिसमें NADH जाएगा और हमें ATP मिलेगा, FADH2 जाएगा और उसमें से हमें 2 ATP मिलेंगे, NADH से हमें 3 मिलेंगे, FADH2 से हमें 2 ATP मिलेंगे। हाँ ठीक है। तो हमने 3 स्टेप्स पढ़ने हैं इन डिटेल। हमने 3 कौन से स्टेप्स पढ़ने हैं रेस्पिरेशन के? सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस कैसे हो रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज से पायरूवेट कैसे बन रहा है, फिर हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल कैसे हो रहा है, फिर हम पढ़ेंगे कि ETS में से फाइनली हमें कैश यानी कि ATP कैसे मिलेगा। और ये जो ETS वाली प्रोसेस है, वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए। ETS को करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अभी तक हमने कहीं ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया, लेकिन यहां पर हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। सो जो हमने एरोबिक और एनारोबिक किया था ना, देखो ग्लाइकोलिसिस में देयर इज नो ऑक्सीजन नीडेड। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस है जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होगी और एनारोबिक में भी होगी, लेकिन क्रेब्स साइकिल और ETS ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ में आया कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमने इस चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया में ये तीनों प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना है, और इतना तो आइडिया होगा कि ये कहाँ हो रही है। चलो जल्दी से बता दीजिए, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है? हरियप 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 फास्ट। साइटोप्लाज्म में। एक्सेलेंट दीपक मेघा, वेरी गुड। क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है? फास्ट फास्ट फास्ट। वेयर इज क्रेब्स साइकिल टेकिंग प्लेस? माइटोकॉन्ड्रिया में, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है, बिल्कुल फाकिहा, गुड। और हमारी ETS कहाँ हो रही है? गुड क्रिश। वेयर इज ETS टेकिंग प्लेस? ग्रैनम। ग्रैनम कहाँ से आया? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्रैनम कहाँ से आया? ETS is taking place in mitochondrial membrane. Very good, Anam.
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे है, क्रिस्टे से रिलेटेड एक आप लोगों से मैं पोल पूछूं फॉर अ चेंज। आप लोग कहेंगे मैम आज क्या हो गया अचानक से क्लास के बीच में आपने हमसे एक पोल पूछ लिया। बनता है ना इतना तो। लेट मी आस्क अ पोल। इस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे से, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी पिछली नॉलेज चेक करने के लिए वैसे आई थॉट टू मेक दी क्लास मोर एक्टिव, एक क्यों ना आप लोगों को एक पोल पूछा जाए। चलिए इसका आंसर दो। ये इस क्रिस्टे से रिलेटेड है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होती है, तो क्यों फोल्डेड होती है बताइए जल्दी से। टेक योर टाइम, थिंक ऑफ इट एंड देन आंसर। क्या है ना, आजकल के बच्चे बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। दे वांट कि कुछ क्लास में अरे पोल पे आंसर देना था, यहाँ पे आंसर नहीं देना। स्टूडेंट्स वांट कि बीच में हमें इंटरेक्ट करते रहो, नहीं तो वी विल लीव द क्लास, है ना। आजकल के बच्चों से तो ध्यान रखना पड़ता है ना आप लोगों का। आई थॉट कि बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए। वेरी गुड, आई गॉट 12 votes as of now, 13। शाबाश। 5-6 votes और रहते हैं बच्चे अभी। 14, गुड। बस इतने ही वोट्स आएंगे। Shall I end the poll now? चलिए, अरे वाह 17 वोट्स आ गए, वेरी गुड। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 12 बच्चे तो जाग ही रहे हैं। चलिए तो आप लोग रिजल्ट देखिए आपके स्क्रीन पे। मैक्सिमम बच्चों ने सी सिलेक्ट किया। ये रिजल्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि हाँ क्लास का रिस्पॉन्स कितना जा रहा है। कुछ बच्चे गलत हैं, कुछ बच्चे, इसका आंसर सी ही है। देखो ये जो क्रिस्टे होता है, ये जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग का पर्पस है। देखो यहाँ पर हमारा ईटीएस चल रहा है ना, मेम्ब्रेन में ईटीएस चल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एटीपी है मेन वो यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो ये जो फोल्डिंग है इट इज टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। बिल्कुल, जिनका सही था वेरी गुड, जिनका गलत था आई होप उनको समझ आ गया। यहाँ पे जितनी मर्जी गलतियां करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़े। ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले एक बच्चों को डाउट रहता है, मुझसे लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था कि मैम क्या प्लांट्स रात को रेस्पिरेशन करते हैं, कि दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो रात को रेस्पिरेशन करते हैं। द आंसर इज नो। सांस तो बच्चे वो पूरा दिन लेते हैं। द डिफरेंस इज कि दिन में वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है और रेस्पिरेशन भी साथ साथ चल रही है। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन के लिए ले लेते हैं एंड CO2 छोड़ देते हैं। फिर यही CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए हमें लगता है कि रात को तो CO2, प्लांट्स में से CO2 रिलीज ही नहीं हो रही। अब रात के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बंद हो गई। अब फोटोसिंथेसिस बंद हो गई लेकिन रेस्पिरेशन चल रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि CO2 रिलीज हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा
ठीक है, पुराने लोग ऐसा मानते थे कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, भूत आ जाते हैं, आत्माएं आ जाती हैं, ऐसा कुछ सुना हुआ आप लोगों ने? डेफिनेटली सुना होगा, इट वॉज अ मिथ, है ना, कि रात को पेड़ के नीचे सोओगे तो वहां पे भूत आ जाता है, वहां पर आत्माएं आ जाती है, बट इट इज एक्चुअली नॉट दिस। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्लांट्स बहुत ज्यादा CO2 रिलीज कर रहे होते हैं, और CO2 अगर हम लेंगे, डरावनी बात मत करो, डर लग रहा है कोई बात नहीं कामरुद्दीन, मैं भी आपके जैसी ही हूँ, मैं भी बहुत डरती हूँ, मैं कोई कभी हॉरर मूवी नहीं देख सकती, तो मैं इतनी डरावनी बात करूंगी नहीं, वरी नॉट। मैं सिर्फ आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो मोस्टली बैनियन ट्रीज एन एक्सेप्शन, बट अगर मैं मोस्टली ट्रीज की बात करूं तो जो CO2 रिलीज हो रही है, अब हम CO2 लेंगे ना तो हमारा क्या होगा, दम घुटेगा ही ऑब्वियसली, इतनी CO2 हो जाएगी पेड़ के नीचे, और नाम लग जाता है पता नहीं किसी भूत प्रेत का कि उसकी वजह से दम घुट रहा है, ठीक है। पॉडकास्ट में जाना चाहिए, ऐसा क्यों? सो इसलिए ऐसा नहीं कहना कि रेस्पिरेशन सिर्फ रात को होती है, रेस्पिरेशन दोनों टाइम होती है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होती, इसीलिए CO2 रिलीज होती है। क्योंकि मैंने ड्रावनी स्टोरी सुनाई, दैट इज व्हाई आई शुड गो इन अ पॉडकास्ट। अभी तो मैंने कुछ ड्रावना हॉरर सुनाया ही नहीं चलिए, इतना तो जरूरी है ना आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने के लिए। चलिए अब हम ग्लाइकोलिसिस पे आते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है, हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, इट इज ब्रेकिंग इनटू पायरुवेट, 2 पायरुवेट बन रहे हैं इससे, 3 कार्बन के। यार ठंड इतनी है ना कि हाथों से ना लिखा भी नहीं जा रहा अच्छे से। 6 कार्बन की ग्लूकोज इज ब्रेकिंग इनटू 3 कार्बन के 2 पायरुवेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। अब EMP से ना डर मत जाना कि पता नहीं क्या साइंटिफिक नेम होगा, हाथ जम जाता है, राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना इफ माई राइटिंग इज नॉट दैट गुड। EMP इज नॉट एनी साइंटिफिक नेम। EMP क्या है, 3 साइंटिस्ट की सरनेम्स हैं, एक गुस्ताव एम्डन था, मेयरहोफ और पार्नस, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इस पाथवे को डिस्कवर किया था, इस पाथवे के बारे में बताया था, तो इनके नाम पर ये पाथवे पड़ गया EMP। और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा वैसे इनके नाम, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए, एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस, इन तीनों ने ये सिस्टम, ये पाथवे डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया EMP पाथवे, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, आई एम रिपीटिंग, ये इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इट इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, तो ये हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल को देखो मैं सर्कल कर रही हूँ बहुत बड़ा, ये हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन। और ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी सी हम स्टोरी बनाते हैं ग्लाइकोलिसिस की, स्टोरी भी नहीं, समझने का एक तरीका है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना ग्लाइकोलिसिस को, आपने ये समझना है, इट इज लाइक अ बिजनेस। एक नया नया बिजनेस शुरू किया है किसी बड़े चंट इंसान ने, ठीक है। तो ये जो बिजनेस बनाया है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें इनिशियली हमें पैसे डालने पड़ते हैं, इनिशियली पैसे लगाने पड़ते हैं, और फिर बाद में उसका हमें प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है ना जिसमें शुरू में हम पैसे लगाएं और उसको हम बाद में डबल कर लें, उसमें से हम कुछ पैसा रिकवर करें। तो ग्लाइकोलिसिस कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। इसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, इनिशियली हमें कुछ ATP यूज करना पड़ सकता है, कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ग्लाइकोलिसिस एंड होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, प्रॉफिट होने वाला है हमारा, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह है, ग्लाइकोलिसिस इज लाइक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। और ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है,
ये देखने में आसान लगता है कि एक ग्लूकोज है 6 कार्बन का, इसको एक ही स्टेप में दो कार्बन में दो पायरुवेट में ब्रेक कर दिया, बट नहीं, ये 10 स्टेप्स का प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाऊं, बट हाँ कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी, वहां पे याद करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ग्लाइकोलाइसिस इज लाइक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, ये याद रखना है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज है। देखो, इस बिजनेस में हमने क्या करना है, इट इज लाइक हमें ग्लूकोज में से एनर्जी निकालनी है, तो ग्लूकोज को मार के एनर्जी निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू ब्रेक ग्लूकोज, ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े करने हैं, एक्चुअल में दो टुकड़े करने हैं, है ना, तो ग्लूकोज को ब्रेक करना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज पे एक छुरी चाकू मारना पड़ेगा और उसको अटैक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक करना है तो हमें उसको मारना पड़ेगा ना किसी चीज से। तो हमने ग्लूकोज पे किसका अटैक किया, फॉस्फेट का। ग्लूकोज के सीने में चाकू मारा कुछ ऐसा, और कहेंगे मैम ने हॉरर मूवीज बंद करी तो ये मर्डर वाली मूवीज शुरू कर दी। हाँ, ये फॉस्फेट नाम का चाकू इसमें डाल दिया। ठीक है, और ये कहाँ से आया फॉस्फेट? सिर्फ आपको याद रखने के लिए, याद कराने के लिए है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एटीपी से आ रहा है। मैंने कहा था ना शुरू शुरू में थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ सकता है, थोड़ी सी एनर्जी यूज करनी पड़ सकती है। तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी लग गई, पहले स्टेप में एनर्जी लग गई, कोई बात नहीं। और कौन सा एंजाइम है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है ना, तो 6 कार्बन वाले पे काइनेज होता है जो फॉस्फेट ऐड करता है। काइनेज कहीं भी पढ़ोगे तो वो फॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज मींस एक 6 कार्बन वाले शुगर पे हमने फॉस्फेट का अटैक कर दिया। ठीक है, फॉस्फेट का अटैक हो गया, क्या बन गया, इस प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये बेचारा इतना उदास हो गया, इतना दुखी हो गया। ठीक है, इस ग्लूकोज पे जैसे अटैक हुआ, दिस ग्लूकोज चेंजेस इट्स फॉर्म एंड इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसे ग्लूकोज पे अटैक हुआ तो ग्लूकोज की फॉर्म बदल गई, फॉस्फेट अभी भी लगा हुआ है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दे आर आइसोमर्स। ग्लूकोज इज an aldo sugar, fructose is a keto sugar. Are you guys aware of this? पता है? ठीक है, तो देर इज एन एंजाइम कॉल्ड आइसोमरेज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में करेगा कन्वर्ट। कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप हो भी गए हमारे। पहले स्टेप में हमने ग्लूकोज पे एक चाकू मारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, फिर ग्लूकोज ने अपने आप को बदल लिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब देखिए, अभी हमें अच्छे से उसको तोड़ना है ना, अब हम क्या करेंगे, एक और अटैक करेंगे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर एक अटैक होगा, इट इज लाइक एक चाकू यहाँ पर मारा और एक चाकू आगे, एक चाकू पीछे, दोनों साइड से अटैक हो गया इस पे। एक चाकू कम लग रहा है, पिचकारी ज्यादा लग रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 फॉस्फेट्स। अब ये जो फ्रक्टोज है बेचारा, छल्ली छलनी हो गया इसका सीना। ठीक है, ये फ्रक्टोज जो है ये इमीडिएटली इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। ये बना क्या था, पहले इसकी बात ही कर लेते हैं। इट विल फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट।
और यहाँ पर भी आप देखोगे जो हमने एनर्जी यूज की वो कहाँ से आ रही है, एटीपी से ही आ रही है। लेकिन अब हम 2 चाकू से अटैक कर चुके हैं, अब फ्रक्टोज और बर्दाश्त नहीं करेगी, ये फ्रक्टोज को 2 बार अटैक हो गया, इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। तो इट विल ब्रेक इनटू 2 शुगर्स और 3 कार्बन की शुगर। तो 3 कार्बन की शुगर को हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन वाली को हेक्सोज बोलते हैं। तो 3 कार्बन वाली शुगर क्या होती है, इट इज ट्राइयोज। बिल्कुल वैभव, गुड। अब हमारे पास 2 ट्राइयोज शुगर्स बन गए। बिल्कुल कामरुद्दीन, बस ये मर्डर वाली स्टोरी बस यहीं तक थी, अब आगे नहीं डराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ट्रायोज शुगर बन गई, लेकिन ये जो 2 ट्रायोज शुगर्स हैं इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एक होता है एल्डिहाइड फॉर्म में और एक होता है कीटोन फॉर्म में। दोनों ही ट्रायोज शुगर, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस वन इज अ ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना। एंड दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन क्या होता है, एक कीटोन ही है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये हमारे पास 2 ट्रायोज शुगर्स बन गए एंड दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं ये, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज बन गया, ठीक है। ग्लूकोज ने तो बर्दाश्त ही नहीं करी ये चोट, इट चेंजेस इनटू फ्रक्टोज। फिर फ्रक्टोज पे भी एक और अटैक हुआ फॉस्फेट का, फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट बन गया, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज से भी बर्दाश्त नहीं हुआ एंड इट ब्रेक्स इनटू 3 कार्बन की 2 शुगर्स, एक 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हमारी मेन कौन सी होती है, ये वाली। ये आपने कहीं और भी सुना है इसका नाम, कहाँ सुना है बताइए। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हमने कहीं और भी किया, अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, कौन बताएगा। याद कीजिए एवरीवन। P3 साइकिल, वेरी गुड फाकिहा, एक्सेलेंट। P3 साइकिल थोड़ा सा याद करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा याद करेंगे। P3 साइकिल में हम क्या करते थे, जब हमारे पास 3PGA बनता था, पहला प्रोडक्ट बनता था ना PGA, 3PGA, दिस वाज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड था। इससे क्या बनता था, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड विच वाज एन एल्डिहाइड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड, कौन सी थी ये प्रोसेस, बताइए बताइए बताइए। अरे सेकेंड स्टेप था ना ये C3 साइकिल का, क्या बोलते थे इसको हम, रिडक्शन। भूल गए क्या, सो गए, गुड फाकिहा। तो जब भी हम एसिड की रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बन जाएगा, उसकी रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, यही होता है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ोगे आगे, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। गाइस सो तो नहीं गए, दोबारा से हॉरर मूवी शुरू तो नहीं करनी पड़ेगी, जाग रहे हो ना सब, फिर ठीक है। कामरुद्दीन इज लाइक नो मैम नो, दोबारा नहीं प्लीज, सोना है इसके बाद हमने, हॉरर मूवी मत सुनाओ, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब मैंने कहा था ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई, बहुत हो गया यहाँ पर, एनर्जी यूज हो रही थी अभी तक तो, पैसा लग रहा था। अब यहाँ से इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट, यहाँ से टर्निंग पॉइंट होने वाला है, यहाँ से अब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अब कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं होगी,
तो अब हमारी क्या शुरू होने वाली है, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप्स शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडेशन वाला स्टेप आएगा, प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब इस स्टेप में एल्डिहाइड से क्या बनने वाला है, एसिड बनेगा जब ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो क्या बनता है, क्रिएट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब पहली बात तो अब हमारे पास 3-3 कार्बन के 2-2 कंपाउंड्स हैं। अब जितना भी सब कुछ बनेगा डबल डबल बनने वाला है, क्योंकि हमारा 6 कार्बन वाली फ्रक्टोज जो थी वो ब्रेक हो चुकी है 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर कुछ भी बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं, आगे सब कुछ डबल 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 बनेगा। ये तो समझ आ गया ना आपको, सब कुछ डबल डबल बनने वाला है। अब इस प्रोसेस में आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो एक ही फॉस्फेट थी, अब यहाँ पर 3 आ गई, अब ये तीसरी फॉस्फेट इन्होंने कहीं से चोरी कर ली, कहीं से भी चोरी की, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट इन्होंने एटीपी को यूज नहीं किया। अब एटीपी यूज नहीं होगी, दे सेड कि अगर हम अब एटीपी यूज कर लेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत बुरी तरह ठप हो जाएगा। तो इन्होंने फॉस्फेट कहीं से भी अरेंज की, बट दे डिडंट यूज एटीपी। इनफैक्ट इस प्रोसेस पे इन्होंने एक NADH कमाया। क्या बना यहाँ पर, NAD पॉजिटिव से NADH बनता है इस स्टेप पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड व्हाट डिड वी गेट, ये ऊपर तक 5 स्टेप्स थे हमारे। ठीक है, ये 6th स्टेप है। एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करके हमने एसिड बना लिया, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब आगे आगे बहुत इजी होने वाला है। अब आप कहोगे बहुत फॉस्फेट फॉस्फेट हो गई, अब इसे एक फॉस्फेट को निकालो। अब बहुत वो हो गया, नुकसान झेल लिया, अब प्रॉफिट कमाएंगे। अब यहाँ पर 2-2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, रिमेंबर, अब सारे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी प्रोड्यूस होंगी, 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगी। इस स्टेप पे एक फॉस्फेट हमने निकाल दिया, 2 फॉस्फेट लगे हुए थे ना ग्लिसरेट के साथ, एक निकाल दिया और क्या बना दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अरे ये भी देखा देखा लगा है, ये वही ग्लिसरेट है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो केल्विन साइकिल में हमने किया है, यही वाला। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, एटीपी बन गई, एक नहीं 2-2 एटीपी बन गई। ठीक है, उसके बाद इट इज चेंज्ड इनटू 2 पीजीए, थोड़ा सा इसकी चेंज हो गई, 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट लगा दिया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टेप पे हमने थोड़ा सा म्यूटेट करके म्यूटेज एंजाइम से 3 पीजीए की जगह 2 पीजीए बना दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद इसमें से एक पानी निकाल दिया, एक पानी बाहर निकाला हमने। ठीक है, एंड वी फॉर्म PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये PEP भी सुना सुना लग रहा है भाई, ये कहाँ से आया, I'll not write it with blue pen. T4, very good, very good. PEP we have done in T4. T4 में ये वही दानवीर था, which would come and help CO2, बिल्कुल। और फिर इसमें से एक और फॉस्फेट निकाल दिया, एक और फॉस्फेट निकाला, 2 ATP यहां पर प्रोड्यूस हो गए, और क्या बन गया फाइनली, व्हाट डिड वी गेट फाइनली, पायरुवेट। थोड़ा सा याद करने वाला है, ज्यादा नहीं, एंजाइम्स ज्यादा नहीं नाम याद करने, जितने मैंने कराए हैं बस उतने ही करने हैं। ठीक है, अब जरा हम बिजनेस देखें इनका, बिजनेस कितना प्रॉफिट में गया, बैलेंस शीट देखें, ब्लू पेन से देखते हैं कितने एटीपी यूज किए, कितने एटीपी बनाए। यहाँ पर एक एटीपी यूज हुआ फर्स्ट स्टेप में, -1 ATP लिख लेते हैं।
एक यहाँ यूज हुआ था फर्स्ट स्टेप में, एक इस स्टेप में यूज हुआ, -1 एटीपी। हुआ कि नहीं? लेकिन जो यूज हुए तो हुए, यहाँ पे बने कितने इस स्टेप में? हाउ मेनी एटीपी डिड वी गेट? 2 एटीपी। और लास्ट स्टेप में भी वी गेट 2 एटीपी। तो जरा मुझे बताइए एटीपी यूज कितने हुए? जल्दी से मैथ्स जल्दी। 2 एटीपी यूज हुए, वेरी गुड फकीहा। एटीपी प्रोड्यूस कितने हुए? जिसको ये मैथ्स समझ आ गई उसको फिर बस रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रोड्यूस हुए 4। मैंने कहा था ना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। 2 एटीपी का हमने प्रॉफिट कर लिया। और इसके अलावा हमें चेक भी मिला है। ये तो कैश है, कैश इन हैंड मिला है। चेक कितने का मिला है हमें? वी आर गेटिंग 2 NADH। चेक भी मिला है ये हमें। ये बाद में हम इसको कैश करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट। बिल्कुल 6 एटीपी का ही हमें होने वाला है प्रॉफिट। हेडेक हो रहा है, लीव करना है। ठीक है निमेश, बस आई एम ऑल्सो अबाउट टू लीव दी क्लास, बट उससे पहले एक टेस्ट लेना है आपका ग्लाइकोलिसिस का, जो कि बनता है फोटोन बैच में टेस्ट लेना, है ना? तो ये हमारी ग्लाइकोलिसिस थी। दिस वाज द ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, प्रॉफिट कर लिया। क्लियर हुआ? अब आप लोगों से छोटा सा टेस्ट तो बनता ही है ना। चलिए फर्स्ट का आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी टेस्ट लेते हैं फिर, है ना? सबको नींद आ रही होगी, एवरीबॉडी विल गो। जल्दी टेस्ट सब देकर जाएंगे। फर्स्ट का आंसर ओके, आई कैन सी लॉट्स ऑफ डीज कमिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट मींस आप सब जाग रहे थे। वेरी गुड अनुष्का, गुड मेघा। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। एब्सोल्युटली राइट, गुड। चलिए सेकंड। इसमें मेरी लास्ट क्लास वाले बच्चों ने गलती की थी, बहुत मेजर मिस्टेक की थी। आप लोग ध्यान से देना इसका आंसर। सोच लीजिए, सोच समझ के दीजिए। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है। यहीं पर बहुत बच्चों ने गड़बड़ की थी। बिल्कुल, कामरुद्दीन बी, बी। हाँ देखा, हो गए ना सब, गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना सबने। एक का गलत आया नहीं कि पीछे 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 सारे ट्रेन बना के। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। In the last step of glycolysis, this substrate is used, not produced. ये नहीं पूछा जा रहा क्या बन रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। ये बी वालों का आंसर। दिस वन इज फॉर ऑल दोज बी ऑप्शन वाले बच्चे। लगा समझ? सबस्ट्रेट यूज कौन सा हो रहा है, देखिए इस रिएक्शन को। पायरुवेट इज द प्रोडक्ट, नॉट द सबस्ट्रेट। ये हमारा लास्ट रिएक्शन है। इस लास्ट रिएक्शन में दिस इज द सबस्ट्रेट विच इज गेटिंग इन कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तो द आंसर इज नॉट पायरुवेट, इट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो जिन बच्चों ने लास्ट के इस टेस्ट तक वेट किया, आई एम श्योर कि उनको बेनिफिट ही हुआ होगा, एक पॉजिटिव चीज ही सीखने को मिली होगी एज कंपेयर टू दोज जो बीच में लीव कर गए। मैं राइट? चलिए ठीक है, नाउ यू ऑल कैन लीव। ऑलरेडी हमारा टाइम ऊपर हो गया है ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। गुड नाइट एवरीवन, बाय।